अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं प्रोबेबिलिटी को। प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट पोर्शन है आपका टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। नेक्स्ट पोर्शन है आपका टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। दो पोर्शन है, एक है आपका टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और एक है आपका बेस थ्योरम। और मुझे उम्मीद है कि इन दोनों से कम एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है और इस बार भी आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई एक सैंपल स्पेस है, कोई एक सैंपल स्पेस है एस। उस सैंपल स्पेस में बहुत सारे इवेंट, मान लो कोई इवेंट है आपका, इसको मैंने पार्ट कर दिया। इसमें एक पार्ट बनाया मैंने किसका, E1 इवेंट का। एक इवेंट है आपका E2, एक इवेंट है आपका इसमें E3। ऐसे ही और सारे भी इवेंट होंगे। मान लो इसमें कोई एक इवेंट है EI, EI और भी इवेंट अप टू 7। ऐसे ही इवेंट कहाँ तक है आपके EN इवेंट है। किसी सैंपल स्पेस S के अंदर N इवेंट हैं और कंडीशन क्या है कि जो N इवेंट हैं वो सारे के सारे N इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। जो E2 लिखा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि उन इवेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे इस सैंपल स्पेस का एक इवेंट E1 है, एक इवेंट E2 है, एक इवेंट E3 है। ऐसे चलते चलते कोई एक इवेंट EI है, एक कोई इवेंट है आपका EI और आगे चलते चलते इवेंट कहाँ तक है आपके EN तक है। ठीक है, दिख रहा होगा साफ साफ, थोड़ा सा घना हो रहा है तो देखोगे दिख जाएगा। ठीक है, इवेंट कहाँ तक है EN तक है। ठीक है, इन सारे के सारे इवेंट की खासियत क्या है कि इन इवेंट के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे, तो एक सैंपल स्पेस के अंदर n इवेंट है और परस्पर कैसे हैं, अपवर्जी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि इनके अंदर कोई भी इवेंट कॉमन नहीं है। ठीक है, ये एक अलग इवेंट है, ये एक अलग टाइप का इवेंट है, ये एक अलग टाइप का इवेंट है। ऐसे ही n इवेंट है इस सैंपल स्पेस S के अंदर। इसी सैंपल S के अंदर कोई एक इवेंट है E, कोई एक इवेंट है E जो सभी के साथ कुछ ना कुछ कॉमन है। हो सकता है किसी के साथ कॉमन ना भी हो। तो जो E इवेंट है, जैसे उसका E इनके साथ कॉमन पार्ट J हो गया, E2 के साथ कॉमन पार्ट J हो गया, E3 के साथ कॉमन पार्ट J हो गया, EI के साथ कॉमन पार्ट J हो गया, ऐसे ही EN के साथ कॉमन पार्ट J हो गया। ठीक है, तो इसमें थोड़ा थ्योरी समझ लो क्या बोला है उसने। किसी सैंपल स्पेस में, कोई भी सैंपल स्पेस है, उसमें बहुत सारे इवेंट हैं, E1 E2 E3 EN तक इवेंट हैं। ठीक है, वो सारे के सारे जो नीचे मैंने इवेंट लिखे हैं वो परस्पर अपवर्जी हैं। मतलब इन सारे के सारे इवेंट E1 E2 E3 EI EN में कुछ भी कॉमन नहीं है, सबका अलग अलग पार्ट है। ठीक है, सब अलग अलग इवेंट हैं और उसी सैंपल स्पेस में एक इवेंट है ई बोल दो या ए बोल दो, चलो मैंने ई बोला तो ई ही लिखा रहने दो। तो कोई इवेंट ई है, उसका सभी के साथ कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट है। तो इस इवेंट ई के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इस इवेंट के होने की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब देखो, ई का कुछ भाग E1 के साथ कॉमन है, कुछ भाग E2 के साथ कॉमन है, कुछ भाग E3 के साथ कॉमन है, कुछ भाग EI के साथ कॉमन है, कुछ भाग EN के साथ कॉमन है। ठीक है, तो अब हमें इस इवेंट E के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर हम E निकालेंगे तो इसको लिखने का तरीका है प्रोबेबिलिटी ऑफ E का E1 के साथ कॉमन वाला पार्ट देखो, E इंटरसेक्शन E1, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन E2, फिर हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन E3।
ऐसे ही जाते जाते ये कहाँ तक जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना, ई इंटरसेक्शन ई एन तक जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला कि कोई सैंपल स्पेस है, उसके अंदर E1 E2 E3 EI EN, ये नीचे जो मैंने इवेंट लिखे हैं वो आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव परस्पर अपरिजयी घटनाएं हैं। उसी सैंपल स्पेस में कोई घटना ई है, उसका सबके साथ कुछ ना कुछ कॉमन पार्टीशन है, कुछ कुछ कॉमन कॉमन पार्ट है। ठीक है, तो उस इवेंट ई के होने की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि ये ई इवेंट है वो किसी के साथ ना हो रहा हो, ऐसा हो सकता बाई चांस। ठीक है, तो इस इवेंट ई के होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। फॉर्मूला भी हम बताएंगे, तो आपको भी समझाने के लिए ये लिखा है। जो पीई है उसका मैंने क्या देखा, ई1 के साथ पार्ट देखा, फिर ई का ई2 के साथ पार्ट देखा, फिर ई का ई3 के साथ पार्ट देखा। ऐसे ही जाते जाते ई का मैंने किसके साथ देखा, एन के साथ। तो सबके साथ कॉमन प्रोबेबिलिटी निकाली और सबको मैंने ऐड कर दिया, तो प्रोबेबिलिटी किसकी आ जाएगी, ई के होने की प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी। चलिए, अब तुम लोगों ने एक कंडीशन पढ़ी होगी, मैंने आपको बताया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, एक फॉर्मूला तुमको बताया मैंने। तो इसको मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में समझाया था। इसका मतलब है कि इवेंट बी हो चुका है तो ए की होने की प्रोबेबिलिटी। इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बी आपका यहाँ चला जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इंटू यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी को हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस वाली कंडीशन का हम यहाँ पे यूज करेंगे, इस वाली कंडीशन का हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। जब इस वाली कंडीशन का हम यूज करेंगे तो हमें इंटरसेक्शन का वैल्यू मिल जाएगा। तो इंटरसेक्शन का जब हमें वैल्यू मिल जाएगा तो वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकल के आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना, ई गिवन E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। ठीक है, इस इंटरसेक्शन के फॉर्मूले से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे गिवन बी है तो इंटू में बी आया, यहाँ पे गिवन E1 है तो इंटू में E1 आया। ऐसे ही यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन E2, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आएगा आपका, E2 आएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आएगा, E2। ऐसी प्लस साइन चलते चलते कहाँ पे जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन ई एन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एन। ये आपका टोटल फॉर्मूला होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या किया हमने कि अगर मान लो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे मान लो क्वेश्चन समझोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। मान लो तुम्हारे पास तीन कंटेनर है या तीन बॉक्स है, ये बॉक्स 1 है, ये बॉक्स 2 है, और मान लो एक बॉक्स आपके पास 3 है, तीसरा बॉक्स है आपके पास, एक मिनट, सॉरी, एक मिनट, क्वेश्चन समझो क्या है। मान लो तीन बॉक्स हैं, ठीक है, एक दो और तीन। ठीक है, ये आपका है बॉक्स 1, ये है आपका बॉक्स 2, और ये है बॉक्स आपका 3। ठीक है, हमें क्या करना है, पहले से देखो इसमें क्या क्या गिवन है। तीन बॉक्स आपको गिवन है जिसमें तीन वाइट और 4 ब्लैक बॉल है, यहाँ पे 2 वाइट 5 ब्लैक बॉल है, यहाँ पे 4 ब्लैक और 3 वाइट बॉल है। ठीक है, तीन बॉक्स हैं जिसमें पहले बॉक्स में 3 वाइट 4 ब्लैक, दूसरे बॉक्स में 2 वाइट 5 ब्लैक, तीसरे बॉक्स में 4 ब्लैक 3 वाइट बॉल है। ठीक है, हमने क्या किया कि मैंने एक गेंद, मतलब इन बॉक्सेस में से, क्योंकि अब तो तीन बॉक्सेस है ना, तो बॉक्सेस में से, इन बॉक्सेस में से एक बॉल
निकाली तो उसके उसके लाल होने की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। लाल होने की हमें क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखो इसको हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से कैसे करेंगे समझो। यहाँ पे देखो तीन बॉक्सेस हैं, एक बॉल हमने निकालनी है, तो उस बॉल के लाल होने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तीन बॉक्सेस हैं, तीन बॉक्सेस हैं, उन बॉक्सेस में से मैंने एक बॉल निकाली, तो उसके लाल होने की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखो हमने इस बॉक्सेस को देखो, यहाँ पे जब तुम बॉल निकालोगे तो बॉल निकालने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि बॉल हमने किस बॉक्सेस से निकाली, क्योंकि इस बॉक्सेस में जो, अच्छा बॉक्स गेंद को मैंने लाल बोल दिया है, लाल बॉल तो है ही तुम्हारे पास, इसको काला बोल दो, उसके काले होने की पैटर्न, गेंद के काले मतलब ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि बॉक्सेस तुम्हारे पास तीन है, और तीनों बॉक्सेस बॉक्सेस में ब्लैक बॉल और व्हाइट बॉल अलग अलग संख्या में है। यहाँ पे चार ब्लैक है, यहाँ पे पांच ब्लैक है, और ये तो सेम ही लग गया है, तो इसको थोड़ा चेंज करो। यहाँ पे व्हाइट को चार कर दो और ब्लैक को तीन कर दो। ठीक है, कंफ्यूज मत हो। तो यहाँ पे पहले बॉक्सेस में तीन व्हाइट चार ब्लैक है, दूसरे में दो व्हाइट पांच ब्लैक है, तीसरे में चार व्हाइट तीन ब्लैक है। तो प्रत्येक बॉक्सेस में ब्लैक बॉल और व्हाइट बॉल की संख्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप से है। ठीक है, अब उसमें क्या बोला कि इन बॉक्सेस में से एक बॉल निकाली जाती तो उसके काले होने की प्रोबेबिलिटी निकालो, या काले होने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करो। तो देखो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि जब हम बॉल निकालेंगे, तो बॉल निकालने से पहले हमें सोचना क्या है कि बॉल हमने किस बॉक्स से निकाली। तो यहाँ पे बॉल निकालने से पहले आपको बॉक्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम मान ले रहे हैं कि जो पहला बॉक्स है उसको सिलेक्ट करने का इवेंट E1 है, दूसरा बॉक्स है उसको सिलेक्ट करने का इवेंट E2 है, तीसरे को सिलेक्ट करने का इवेंट E3 है। क्योंकि तीन बॉक्सेस हैं, तो बॉल निकालने से पहले हमें बॉक्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि अगर मैंने पहले बॉक्स से बॉल को निकाला, तो हमें पहला बॉल बॉक्स पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो पहले बॉक्स को सिलेक्ट करने का इवेंट E1 है, दूसरे बॉक्स का इवेंट E2 है, सेलेक्ट किए गए बॉक्स तीसरा है तो वो इवेंट E3 है। ठीक है, अच्छा इन तीनों बॉक्सेस में कॉमन बात क्या है कि जो हमें बॉल निकालनी है वो काली है। ठीक है, जिस प्रकार से जो कॉमन इवेंट है ई, ऐसे ही हमने मान लिया कि इन तीनों बॉक्सेस में जो हम कॉमन काम करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि निकाली गई बॉल ब्लैक हो। ठीक है, तो हमने एक इवेंट माना E1, एक माना E2, एक माना E3। इस पूरे प्रोसेस में तीन इवेंट तो वो हैं जब मैंने बॉक्स को सेलेक्ट किया। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में तीन बॉक्स हैं, तो पहले बॉक्स को सिलेक्ट करने का इवेंट E1 है, दूसरे बॉक्स को सिलेक्ट किया वो इवेंट E2 है, तीसरे बॉक्स से बॉल निकाली तो तीसरा बॉक्स जो है वो इवेंट E3 है। ठीक है, और जो बॉल निकाली अगर वो ब्लैक है उस इवेंट को मैंने ई बोला। ठीक है, अब देखो यहाँ से समझना क्या है कि तुम्हारे पास जो बॉल है, सॉरी बॉक्स है, वो तीन है। अगर हम तीन में से पहले बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे तो उस बात की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/3 होगी, क्योंकि तीन बॉक्स है उन्होंने पहला वाला सिलेक्ट किया। अगर मैंने यहाँ से दूसरा बॉक्स सिलेक्ट किया, इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी 1/3। अगर मैंने तीसरा बॉक्स सिलेक्ट किया तो इस बात की भी प्रोबेबिलिटी होगी 1/3। तीन ही बॉक्स थे, तो तीन बॉक्स में से अगर तुम पहला सेलेक्ट करोगे तो पहले बॉक्स को सेलेक्ट करने का तरीका तो एक ही है, और टोटल तरीके कितने हैं? तीन। तो 1/3 पहले बॉक्स को सिलेक्ट करने की वैधता हो गई, दूसरे बॉक्स को सिलेक्ट करने की भी प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी, और तीसरे वाले बॉक्सेस को भी सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। चलो ये तो मैंने क्या कर लिया, बॉक्सेस को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। ठीक है, अब देखो हमने इसके बाद बॉक्सेस को हमने सेलेक्ट कर लिया।
अब बॉक्सेस को सेलेक्ट करने के बाद मान लो कि आपका बॉक्स पहला है और हमने ब्लैक बॉल निकाली, इवेंट ई को मैंने करवाया। इवेंट ई कराने का मतलब है कि जो मैंने बॉल निकाली वो ब्लैक है, तो पहले बॉक्सेस से ब्लैक बॉल आए इस बात की प्रोबेबिलिटी, तो हम देखेंगे पहले बॉक्सेस में ब्लैक बॉल कितनी है, 4, टोटल है 7। तो पहले बॉक्स से ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 4/3। चलिए बॉक्सेस दूसरा है और ब्लैक बॉल आए, जो इवेंट नीचे लिखा है वो हो चुका है, जो इवेंट ऊपर ऊपर लिखा है उसके होने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो बॉक्स दूसरा है ब्लैक बॉल आए, तो दूसरे बॉक्स में ब्लैक बॉल 5 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/7। बॉक्स तीसरा है और ब्लैक बॉल आए इस बात की प्रोबेबिलिटी है कितनी, ब्लैक बॉल 3 है, तो 3/7। ठीक है, तो मैंने क्या किया सबसे पहले कि जो 3 बॉक्सेस है तो बॉक्सेस को चुनने की जो प्रायिकता है वो निकाली। बॉक्सेस को चुनने के बाद उसमें से ब्लैक बॉल आए इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाली। अब हम लोग निकालेंगे किस बात की प्रोबेबिलिटी, कि ब्लैक बॉल आए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है। ठीक है, ये तो मैंने बॉक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकाली और ये बॉक्सेस में से ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी निकाली, मतलब पहले बॉक्स से ब्लैक बॉल, दूसरे बॉक्स से ब्लैक बॉल और तीसरे बॉक्स से ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी निकाली। अब हमें उससे मतलब नहीं है कि तुमने बॉल कहाँ से निकाली, बस मेरी जो निकाली गई बॉल है वो ब्लैक को इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इस फॉर्मूले को भी यहाँ पे यूज करेंगे। तो जो कॉमन इवेंट था, जो सारे के सारे E1 E2 E3 E4 अप टू 7 En के साथ जो कॉमन इवेंट था उसकी प्रोबेबिलिटी के लिए मैंने ये वाला फॉर्मूला आपको बताया है। क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, और यहाँ पे क्या आएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। यहाँ पे इन सब की वैल्यू को हम पुट करेंगे, फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। तो सारी की सारी वैल्यू तुम्हारे पास है। E गिवन E1 कितना है 4/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है 1/3 प्लस E E गिवन E2 कितना है 5/7, 5/7 सॉरी टोटल बॉल 7 है तो यहाँ पे 7 आएगा, सॉरी टोटल बॉल 7 है। और यहाँ पे E2 कितना है 1/3। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E3 कितना है 3/7 और E3 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो एक बार हम फिर से चीजों को रिपीट करेंगे और गौर से समझना। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में क्या है, कोई एक सैंपल स्पेस है, उसके अंदर बहुत सारी इवेंट हैं E1 E2 E3 अप टू 7 EI अप टू 7 EN, बहुत सारे इवेंट हैं। वो सारे के सारे इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है इन इवेंट में। इनकी बात हो रही है E1 E2 E3 EI EN। ठीक है, उन्हीं में से उन्हीं इवेंट के साथ साथ एक इवेंट ई भी है जो इन सबके साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, मतलब उसका इनमें से कुछ ना कुछ कॉमन है। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन भी होगा जिसमें इस ई का किसी एक इवेंट या दो इवेंट के साथ कुछ कॉमन ना मिले, वो बाई चांस कभी ऐसा हो सकता है। तो उस इवेंट ई के होने की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ई का जैसे भाग E1 के साथ कुछ कॉमन है, कुछ भाग E2 के साथ कॉमन है, कुछ भाग E3 के साथ कॉमन है, ऐसे ही चलते चलते कुछ भाग EI के साथ कॉमन है, ऐसे ही आगे जाओगे तो कुछ भाग EN के साथ कॉमन है। तो हम जो PE की हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो पहले PE की प्रोबेबिलिटी E1 के साथ कॉमन वाली, E2 के साथ जितना कॉमन है वो प्रोबेबिलिटी, E3 के साथ जो कॉमन है वो प्रोबेबिलिटी, ऐसे चलते चलते जो EN के साथ है वो वाली प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब इस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को हमने निकालने के लिए क्या किया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले का यूज किया। तो पी ए गिवन बी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, पी बी
तो यहाँ से इंटरसेक्शन का वैल्यू निकल के आएगा पी ए गिवन बी इंटू पी बी। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन के जो प्रोबेबिलिटी है वो पी ए गिवन बी इंटू बी के बराबर है। तो मतलब जैसे बी यहाँ पे नीचे है तो यहाँ पे इंटू में बी आएगा, तो ई1 नीचे है इंटू में ई1 आएगा। यहाँ पे ई2 है तो यहाँ भी ई2 आएगा, यहाँ पे ई एन है तो यहाँ पे ई एन आएगा। ये आपके टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। ये आपके टोटल प्रोबेबिलिटी का क्या है, आपका फॉर्मूला है। तो देखो बेस थ्योरम, जैसे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम था वैसे ही बेस है, थोड़ा सा फर्क है दोनों में। तो देखो यहाँ पे कोई एक सैंपल स्पेस है, कोई एक सैंपल स्पेस है जिसके अंदर कोई इवेंट ई1 है, कोई इवेंट ई2 है, ऐसे ही चलते चलते कोई इवेंट आपका ई आई है, समझे। ऐसे ही आगे बढ़ोगे तो कोई इवेंट आपका ई एन है, ऐसे ही एन इवेंट है। और सारे के सारे जो एन इवेंट है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब उन इवेंट के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। दूसरी बात, इसके साथ साथ एक इवेंट ई और है जो इन सबके साथ कुछ ना कुछ कॉमन रखता है। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि उस ई का किसी एक पर्टिकुलर या किसी दो पर्टिकुलर इवेंट के साथ कुछ भी कॉमन ना हो, लेकिन फिलहाल के लिए मैंने मान लिया है कि ई का ई1 के साथ जे वाला पोर्शन कॉमन है, ई2 के साथ जे वाला पोर्शन कॉमन है, ऐसे ही चलते चलते ई आई के साथ जे वाला पोर्शन है, ऐसे ही चलते चलते ई एन के साथ जे वाला पोर्शन कॉमन है। तो मैंने क्या बोला, किसी सैंपल स्पेस एस के अंदर ई1 ई2 अब चलते चलते ई3 ई4 ई आई ई एन ऐसे एन इवेंट है। उन्हीं इवेंट उसी सैंपल स्पेस में एक और इवेंट है जिसका नाम मैंने रखा है ई। और ई का कुछ भाग ई1 के साथ कॉमन है, कुछ भाग ई2 के साथ कॉमन है, कुछ भाग ई3 के साथ कॉमन है। ऐसे ही चलते चलते कुछ पोर्शन इसका ई आई के साथ कॉमन है, कुछ पोर्शन इसका ई एन के साथ कॉमन है। तो ऐसा बोल सकते हो इस सैंपल स्पेस में एन इवेंट तो वो है और एक इवेंट ई जे है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके पहले वाले में क्या था, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में इस ई के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। बेस थ्योरम में क्या है, कंडीशन आ जाएगी। कंडीशन क्या आ जाएगी, बेस थ्योरम में एक छोटी सी कंडीशन क्या है कि जो इवेंट ई है वो हो चुका होगा, वो इवेंट हो चुका होगा, उसके होने के बाद इनमें से किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के होने की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। जैसे मान लो यहाँ पे मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें ई आई निकालनी है जब ई हो चुका हो। इसका मतलब समझते होगे, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना, ई आई गिवन ई। जब ई हो चुका है तब ई आई के होने की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जब क्या हो चुका है, ई हो चुका है तब ई आई के होने की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो जी वैसे तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बन गया है। तो जैसे तुम लोगों ने पहले पढ़ा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, उसी का ही फॉर्मूला है। ये पूरा का पूरा आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, ई के होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, किसके साथ, ई आई की होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, किसके साथ, इस इवेंट के साथ। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई, सॉरी इसमें क्या करोगे तुम, हाँ, हम पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई आई लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लिखेंगे, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। तो टोटल प्रोबेबिलिटी लिखने का तरीका क्या है, पी ई वन इंटू पी कितना आपका ए अपॉन ई वन, ए नहीं है सॉरी, यहाँ पे इस इवेंट का नाम मैंने ई रखा है,
तो यहाँ भी नाम तुम लोग ई रखोगे, ठीक है। तो इसका नाम भी क्या रखोगे, ई रखोगे। ऐसे ही यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E2, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जाएगा, लास्ट में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ EI और इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन EI। अगर ये इवेंट एन तक हो रहा है तो यहाँ आई की प्लेस पर आपका एन आ जाएगा, आई की प्लेस पर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो ये आपके बेस थ्योरम का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जो है वो आपके बेस थ्योरम का है। और ये वाला फॉर्मूला अगर तुम्हें लग रहा है तो कहाँ से बना है उसका भी लिख लो। ये फॉर्मूला बना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से बना है, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यही होता है, दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर आएगा, जो प्रोबेबिलिटी नीचे लिखी है वो नीचे आ जाएगी। और इसका फॉर्मूला जस्ट पहले तुमने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में प्रूव किया है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में प्रूव किया है, ठीक है। तो ये वहां से आया जे वाला पार्ट, और जे वाला पार्ट तुम्हारी कहाँ से आया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से आया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से आया। तो ये कंफ्यूज मत होना कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज किया मैंने, और पीई निकालने के लिए मैंने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का यूज किया, उससे ये वाला फॉर्मूला बना। अब कंफ्यूजन इस बात की है कि कब तुमको बेस थ्योरम का फॉर्मूला लगाना है और कब तुम्हें सॉरी प्रोबेबिलिटी थ्योरम सॉरी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का फॉर्मूला लगाना है। तो जब किसी सैंपल स्पेस में बहुत सारे मतलब इवेंट हैं, उन इवेंट में कोई एक ऐसा इवेंट है जो सारे के सारे इवेंट के साथ कॉमन इवेंट है, उसके होने की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम निकालेंगे। और जब हमें वो जो कॉमन इवेंट है वो हो चुका है, उसके होने के बाद जो और सारे आपके इवेंट है ना, E1 E2 अप टू 7 EI अप टू 7 EN में से किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब जब जे वाला इवेंट हो चुका हो उसके बाद इनमें से किसी इवेंट के होने की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, तब हम इसकी कंडीशन अप्लाई करेंगे बेस थ्योरम वाली। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बोला था कि 3 बॉक्स हैं, प्रत्येक बॉक्स में कुछ काली कुछ सफेद, कुछ काली कुछ सफेद, कुछ काली कुछ सफेद गेंद है, ठीक है। और मैंने क्या बोला था कि मैंने बॉक्स से एक गेंद निकाली, वो काली है, इस बात की प्रायिकता ज्ञात करो। तो सीधी बात है, काली बॉल तो सबके साथ थी तो मैंने सीधा काली बॉल मतलब वहां पे उसी बॉक्स के साथ, मतलब उसका ऐसा नहीं था कि फलाने बॉक्स से ही बॉल निकाली जाए, तो कोई कंडीशन नहीं थी, सीधी मुझे काली गेंद निकालनी थी, उस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना था, तो इसलिए मैंने वहां पे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का यूज किया। जब कंडीशन आ जाए कि मैंने पूरे सैंपल स्पेस में मतलब बहुत सारे इवेंट थे, उसमें कॉमन इवेंट था तो जिसका सबके साथ कुछ ना कुछ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन था, समझ रहे हो, हो सकता है किसी के साथ कुछ कॉमन ना हो, ठीक है, किसी के साथ कुछ कॉमन ना हो, तो उस इवेंट ई के होने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का यूज करेंगे। और इवेंट ए हो चुका है, उसके बाद किसी इस इवेंट के होने की अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वहां पे हम लोग बेस थ्योरम का यूज करेंगे। इस पे क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। और मैंने बताया है कि ये वाला बेस थ्योरम का फॉर्मूला कैसे बना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो चुका है, ई आई के होने की प्रोबेबिलिटी, तो इसका वैसे फॉर्मूला तोड़ोगे तो ई ई आई इंटरसेक्शन ई अपॉन पीई, पीई का फॉर्मूला टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से, पीईआई इंटरसेक्शन ई का जो फॉर्मूला है वो कंडीशन प्रोबेबिलिटी से हमने यहाँ पे निकाल के रखा है। खैर तुम्हें इतना सब जानने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अगर फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। चलो पहले तो देख लो कि इसमें क्वेश्चन कैसे करोगे आप।
ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनते हो, करोगे कैसे। ये देखो, मान लो 3 बॉक्स है, वैसे ही सेम क्वेश्चन है। बॉक्स फर्स्ट, बॉक्स सेकंड, बॉक्स थर्ड। पहले बॉक्स में 5 रेड 4 वाइट बॉल है, यहाँ पे 3 रेड और कितना 6 वाइट बॉल है, और यहाँ पे 7 रेड और 2 वाइट बॉल है। ठीक है, 3 बॉक्सेस है। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला, एक बॉल निकाली जाती है, एक बॉल निकाली जाती है जो सफेद रंग की है। लो, इन्होंने पहले ही बॉल बता दिया कि जो बॉल निकाली है वो सफेद रंग की है, मतलब ये वाला इवेंट हो चुका है। मतलब इस बात का पता चल चुका है कि निकाली गई गेंद सफेद है। तो इस बात की प्रायिकता कि वह बॉल वह बॉल दूसरे बॉक्स से निकाली गई निकाली गई हो वह बॉल दूसरे बॉक्स से निकाली गई हो। तो देखो, यहाँ पे 3 बॉक्सेस हैं। अगर बॉल पहले बॉक्सेस से आती है तो उसको E1 बोल दो, दूसरे से आती है उसको E2 बोल दो, तीसरे से आती है तो उसको E3 बोल दो। 3 बॉक्सेस हैं, तो पहले बॉक्सेस से बॉल आती है तो पहले बॉक्सेस को मैंने E1 बोला, दूसरे बॉक्सेस को E2 बोला और तीसरे बॉक्सेस को E3 बोला। ठीक है, अच्छा, जो निकाली गई गेंद है वो वाइट है, वो इवेंट तो तीनों के साथ कॉमन है, तो उस कॉमन इवेंट को मैंने ई बोला। इसको क्या बोला मैंने, निकाली गई बॉल सफेद है, निकाली गई बॉल सफेद है। ठीक है, निकाली गई बॉल कैसी है, सफेद है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तुम बॉक्सेस को चुनने, मतलब हम जब बॉल निकालेंगे उसके पहले बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। तो पहले बॉक्स को अगर सेलेक्ट करोगे इस बात की प्रोबेबिलिटी है 1/3, क्योंकि 3 बॉक्स है। अगर तुम दूसरे बॉल को बॉक्स को सिलेक्ट करोगे इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/3 होगी, तीसरे बॉक्स को सिलेक्ट करोगे इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/3 होगी। अब देखो यहाँ पे निकाली गई बॉल सफेद है, तो मान लो कि अगर बॉक्स पहला है और सफेद बॉल आ जाती है, उस बात की प्रोबेबिलिटी होगी 4, क्योंकि व्हाइट तो 4 ही है ना, 4 टोटल 9 है। बॉक्स दूसरा है, फिर व्हाइट बॉल आती है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी 6/9। मान लो बॉक्स अगर आपका तीसरा है, फिर व्हाइट बॉल आती है, इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी तुम्हारी कितनी, 2/9, 2/9। ठीक है, तो P1 Pe2 Pe3 निकाला। E1 मतलब पहले बॉक्स से व्हाइट बॉल, E2 मतलब दूसरे बॉक्स से व्हाइट बॉल, E3 मतलब तीसरे बॉक्स से व्हाइट बॉल। ठीक है, अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, इसको समझना है। फाइंड आउट करना है कि उन्होंने बोल रखा है कि निकाली गई बॉल जो है वो आपकी वाइट है, मतलब ये वाला इवेंट हो चुका है, यहाँ पे कंडीशन लग चुकी है, ये वाला इवेंट हो चुका है। अब वो बॉल जो है वो दूसरे बॉक्स से निकाली गई हो, मतलब जो बॉल है वो किस बॉक्स से निकाली गई हो, दूसरे से। तो दूसरे बॉक्स को मैंने क्या माना है, E2। जी हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसे यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट क्या था, EI था, तो यहाँ पे EI आया। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, सॉरी, E गिवन EI। तो यहाँ पे भी सेम वैसा ही रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। जैसे यहाँ पे E1 होता तो यहाँ पे E1 आता, E2 है, यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E2 अपॉन यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E given E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2
इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन E2। ऐसे ही आगे जाएगा ये वाला फॉर्मूला आपका, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आगे जाएगा, तो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन E3, ठीक है, ये आएगा। चलो अब इसका फाइनल और देखो, थोड़ा सा और बता देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन E बराबर E2 की प्रोबेबिलिटी 1/3, E गिवन E2 की प्रोबेबिलिटी 6/9, तो 1/3 इंटू 6/9 तो ऊपर आ जाएगा, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है, 1/3 है, 1/3 इंटू, और E गिवन E1 कितना है, 4/9, 4/9। ऐसे ही यहाँ पे E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3 है, और यहाँ पे E गिवन E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 6/9 है, प्लस यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना है, 1/3 है, और इंटू यहाँ पे E गिवन E3 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/9 है। इसको कैलकुलेट करोगे, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा है कि सर ये 1/3 कैसे आया, तो वो भी समझ लो। 3 बॉक्स हैं, अगर तुम पहले बॉक्स को सिलेक्ट करोगे उसका तरीका एक है, क्योंकि तुमने पहला बॉक्स सिलेक्ट किया उसका तरीका एक है, और टोटल बॉक्स को सिलेक्ट करने के तरीके कितने हैं, 3 है। ऐसे दूसरे बॉक्स को सिलेक्ट किया उसका तरीका एक है, टोटल तरीके 3 है। तीसरे बॉक्स को सिलेक्ट किया उसका तरीका एक है, और टोटल तरीके कितने हैं, 3 है। तो ये तो हो गया बॉक्स को सिलेक्ट करने की प्रैक्टिस। ऐसी ई गिवन E1, इसका मतलब है कि E1 इवेंट हो चुका है, मतलब पहला बॉक्स हमने चुन लिया है, उसके बाद ई इवेंट आपको करवाना है। ई इवेंट का मतलब है कि निकाली गई बॉल को सफेद बनाना है, व्हाइट कलर का बनाना है। तो पहले बॉक्स से अगर व्हाइट बॉल आएगी तो 4 प्रकार से आएगी, और टोटल बॉल कितनी है, 9। ऐसे दूसरे बॉल से बॉक्स से जब व्हाइट बॉल आएगी वो 6 प्रकार से आएगी, टोटल है 9। तीसरे बॉक्स से व्हाइट बॉल 2 प्रकार से आएगी, टोटल कितनी है, 9। तो ये इस बात की प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है। उन्होंने क्या बोला था कि निकाली गई बॉल व्हाइट है, मतलब ई इवेंट हो चुका है। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी याद कीजिए कि वह बॉल दूसरे बॉक्स से निकाली गई हो, तो E2 के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो कब, जब ई हो चुका हो। इसलिए यहाँ पे मैंने बेस थ्योरम का यूज किया, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होगी। तो पहले तो दोनों फॉर्मूला समझ लो, दोनों पे मैंने बहुत सिंपल सिंपल सा एक एग्जाम्पल बताया, उसको समझो, फिर हम एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे।